दो पार्ट हमने अटेम्प्ट कर ली है। पहले पार्ट में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकाली, दूसरे पार्ट में हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकाली इन टर्म ऑफ पैरामीटर, और तीसरा पार्ट जो है वो कह रहा है कि आपने एक्यूट एंगल निकालना है। एक्यूट एंगल निकालना है टेंजेंट प्लेन और एक्स वाई प्लेन के दरमियान में, और पॉइंट आपने जो चूज करना है 1,2,1। बेटा पहले तो ये है कि एक्यूट एंगल हो या एंगल हो, इन दोनों का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। दो वेक्टर अगर आपके पास दिए हों, दो वेक्टर्स आपके पास अगर दिए हों, तो उनके दरमियान में जो एंगल निकालने का फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि दो वेक्टर्स डिफाइन करूंगा, पहले आप ये फार्मूला याद रखें, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं सपोज करता हूँ मेरे पास टू वेक्टर है नॉर्म, एक का नाम है n1 और एक का नाम है n2, ठीक है। n1 तो मेरे पास ये फार्मूला मौजूद है एंगल निकालने का, वो किसके बराबर होता है, cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ n1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ n1 एंड n2 होल डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ वन वेक्टर इनटू नॉर्म ऑफ टू वेक्टर। आपने ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है बेटा। इसके अंदर जो पहला वेक्टर है उसको आपने टेंजेंट प्लेन का नाम दे देना है, दूसरा वेक्टर को आपने एक्स वाई प्लेन का नाम दे देना है। उसने कहा है कि आप, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपने एक्यूट एंगल निकालना है। एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा एंगल। बेटा अगर आपने 90 डिग्री से छोटा एंगल निकालना है तो इसका आंसर आपने चेक करना होगा। अगर इसका आंसर 90 डिग्री से छोटा आ रहा है तो इट्स मीन दैट इट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए हमें सबसे पहले n1 और n2 को डिफाइन करना होगा। n1 हमारे पास टेंजेंट प्लेन है और n2 जो है आपके पास एक्स वाई प्लेन है। टेंजेंट प्लेन का मतलब बेसिकली इसके अंदर जो आप टेंजेंट प्लेन का जो एंगल, वो जो नॉर्मल वेक्टर है n1 जो है टेंजेंट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, और जो एक्स वाई प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर जो है वो n2 है, ठीक है। तो n1 इसका टेंजेंट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर तो आपने पिछले पार्ट में अटेम्प्ट किया हुआ है, वो किसके इक्वल होता है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ टेंजेंट प्लेन, वो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन होता है। ये बेसिकली ग्रेडियंट के कंपोनेंट थे, ये देख सकते हैं, ये f of x था एट द पॉइंट 1,2,1, ये इसी तरह f of y था, ये इसी तरह f of z था। तो टेंजेंट प्लेन का जो नॉर्मल कंपोनेंट, टेंजेंट प्लेन में जो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन था उसको नॉर्मल वेक्टर कहते थे ना, उसको आपने नाम, उसको n की जगह आपने n1 इंट्रोड्यूस करा, यहाँ पे लेट कर दिया मैंने कि n1 जो है वो n के बराबर है, और n आपने निकाला हुआ है, वो बेसिकली ये था, मैंने इसके सामने डिफाइन कर दिया। जो n1 है वो टेंजेंट प्लेन को शो कर रहा है, टेंजेंट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। और एक n2 है, n2 के जो वो बेसिकली एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। बेटा इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड करना है, ये एक्स वाई प्लेन है ना बेटा, एक्स वाई प्लेन है ना, तो मैं इसको आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि ये देखें बेटा, ये बेसिकली ये एक्स है बेटा और ये वाई है। एक चीज आप याद रखें, दोबारा मैं इसको सही तरीके करता हूँ, एक ये बेटा एक्स है और ये बेटा वाई है। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा बेटा वो z डायरेक्शन में होगा। बेटा उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा तो वो उसका z डायरेक्शन में होगा। अगर नॉर्मल वेक्टर उसका z डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ z कंपोनेंट आना चाहिए, x और y कंपोनेंट जो है वो जीरो होंगे। यहाँ पे मैंने x को भी जीरो लिखा, y को भी जीरो लिखा, और z को मैंने z कंपोनेंट को 1 लिख दिया। 1 लिखने की वजह है 1 रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप 1 लिख लें वो काफी है, आप 1 लिख लें वो काफी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो n1 इंट्रोड्यूस करा दिया, n2 इंट्रोड्यूस करा दिया। अब आपने सिंपल फार्मूले के अंदर पुट करना है। फार्मूले में ऊपर जो है ये n1 पुट कर दिया, ये n2 पुट कर दिया, ठीक है। नीचे n1 का पुट कर दिया, n2 पुट कर दिया, ऊपर डॉट प्रोडक्ट ले लिया, नीचे मैग्नीट्यूड का फार्मूला है वो यूज कर दिया, ठीक है। नॉर्म का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर का होल अंडर रूट, और ऊपर आपने डॉट प्रोडक्ट लगा लिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर जो आपके पास आ रहा है ये कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, 83 आ रहा है। 83 जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब है इट इज एक्यूट एंगल, इट इज एक्यूट एंगल। अब हम इसका एक पार्ट और देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट है, वो कह रहा है टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस ऑफ द फॉर्म। वो कहता है कि ये एक और फॉर्म है बेटा, कि अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए कि z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, z लेफ्ट साइड में दे दिया जाए, राइट साइड में एक्स वाई दे दिया जाए, तो आपने करना ये होगा, इस फॉर्म को रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज इस तरह करना होगा, आपने इस फॉर्म को रीअरेंज इस तरह करना होगा कि z और एक्स वाई को एक तरफ शिफ्ट कर देना होगा। मैंने z को इधर ही रहने दिया, f को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो आपके पास ये बन जाएगा z माइनस एफ। तो बेसिकली राइट साइड तो फिर जीरो होगी ना, आप उसको छोड़ दें राइट साइड को, आप लेफ्ट साइड को फिर फंक्शन का नाम दे दें कैपिटल एफ, ठीक है बेटा। बस आपने कैपिटल एफ करना है, सिंपल कैपिटल एफ किस तरह इंट्रोड्यूस कराएं वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे फंक्शन को रीअरेंज करना है। लिखा हुआ है टू फाइंड द टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन के लिए वही आपको पास फंक्शन पता होना चाहिए,
पॉइंट पता होने चाहिए और उसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव से मुराद है ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन या नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दूसरा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा, ये असाइनमेंट के तौर पे है। ये आसान सही क्वेश्चन ऊपर वाला पार्ट की तरह सिमिलर है, तो इसमें कोई इस तरह का मसला नहीं होना चाहिए। ये मैं सिंपल हाईलाइट आपको कर देता हूँ कि आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है टेंजेंट, आपने क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो है, मैं इसको आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड करनी है, ठीक है। इसके लिए आपको फंक्शन डिफाइन करना होगा, एक आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, नॉर्मल लाइन की। तो इसका मतलब है कि आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, फंक्शन पता होने चाहिए, नथिंग एल्स, और वो आप ऊपर वाले क्वेश्चन में डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ आपको। आपके पास ये जो लेफ्ट साइड नजर आ रही है, आपने इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा z माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। और इस राइट साइड को आपने फिर एक नाम दे देना है, f का नाम दे देना है। तो मैंने इस राइट साइड को f का नाम दे दिया, कैपिटल F का नाम दे दिया। अब कैपिटल F का नाम दे दिया, जिसकी राइट कैपिटल F का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये सरफेस किस तरह बनेगी, मतलब ये बन जाएगा बेसिकली, ये बेसिकली जो बन जाएगा, ये बेसिकली इस तरह बनेगा। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो ये बनेगा z माइनस एक्स स्क्वायर वाई, z माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट साइड को आपने नाम दे दिया फंक्शन का और राइट साइड किसके इक्वल है 0। तो इस वजह से मैंने ये लिखा है कि f इज इक्वल टू 0। तो ये सरफेस को जनरेट कर रही है और आपके पास जो पॉइंट है वो पॉइंट शुरू में ही मौजूद है। आपके पास जो पॉइंट है वो आपके पास मौजूद है, वो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ, ये पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं। तो अब आगे ये यही है कि फंक्शन के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालें, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के उनकी वैल्यूज निकालें गिवन पॉइंट्स पे, वो निकालने के बाद ग्रेडियंट्स के कंपोनेंट निकालें, ग्रेडियंट के कंपोनेंट निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो नॉर्मल लाइन आ जाएगी। और पैरामीट्रिक फार्मूला में लिखें, ये पैरामीट्रिक फार्मूला, इसके अंदर पॉइंट्स पुट करें, फंक्शन ये नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स पुट करें तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के भी आ जाएंगे। तो 3 पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाएंगी और 3 आपके पास 3 पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाएंगी इन टर्म ऑफ t, इन टर्म ऑफ। तो यहाँ पे आपने 2 चीजें सीख ली, बल्कि 3-4 चीजें आप यहाँ पे सीख चुके हैं। एक नॉर्मल वेक्टर आप निकालना सीख चुके हैं, एक टेंजेंट प्लेन आपने निकालना सीख चुके हैं, एक जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल लाइंस जो है वो निकालना सीख चुके हैं। अच्छा बेटा, अब हमारे पास एक और टॉपिक आ रहा है और वो जो टॉपिक है इसके अंदर आपने बेसिकली टेंजेंट प्लेन जो है, टेंजेंट लाइन जो है वो निकालनी है। अच्छा बेटा, एक चीज याद रखें, इस लेक्चर में हम अभी क्या क्या निकाल चुके हैं। एक हम लोगों ने निकाल चुके हैं नॉर्मल वेक्टर, एक हम निकाल चुके हैं टेंजेंट प्लेन, एक हम निकाल चुके हैं टेंजेंट नॉर्मल लाइन पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब टेंजेंट लाइन रह गई है। टेंजेंट लाइन का जो कॉन्सेप्ट, टेंजेंट लाइन निकालनी है। अब जाहिर बात है टेंजेंट लाइन निकालनी है, टेंजेंट लाइन के लिए आपको नॉर्मल लाइन निकालनी पड़ेगी। नॉर्मल वेक्टर के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो टेंजेंट लाइन होती है। तो वो कहते हैं कि ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके टेंजेंट लाइन निकालें टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस, इंटरसेक्शंस ऑफ सरफेस। तो बेटा ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये है कि ये आसानी से अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट भी है। इसके अंदर है क्या, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं चीजें समझाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे पास 2 सरफेसेस होंगी, एक का नाम f है और एक का नाम g है। मैंने f इज इक्वल टू 0 और g इज इक्वल टू 0 भी, या 2 सरफेसेस बेसिकली 2 कर्व्स हैं इन 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। x नोट, y नोट, z नोट बेसिकली एक पॉइंट है। बेसिकली इट इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑन द कर्व। ये बेसिकली एक पॉइंट है जो किस कर्व के ऊपर है, ग्रेडियंट ऑफ f के ऊपर, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ f का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट p नोट इन ऑल डायरेक्शन। आपने करना ये है कि सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ f निकालना, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ ये बेसिकली मैं आपको दोबारा रीड कर देता हूँ, x नोट, y नोट एंड z नोट इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस एंड ग्रेडियंट ऑफ f विल बी, ग्रेडियंट ऑफ f जाहिर बात है बेटा क्या है, ग्रेडियंट ऑफ f बेसिकली नॉर्मल वेक्टर है। इसका मतलब है कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो किसका नॉर्मल है, इस सरफेस का नॉर्मल है ना, ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल है। तो और किस पॉइंट पे नॉर्मल है, इस पॉइंट के ऊपर। इसी तरह ग्रेडियंट ऑफ g है, वो किस सरफेस का नॉर्मल है, इस सरफेस का नॉर्मल है, किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। दो नॉर्मल सरफेसेस आपके पास मिल रही हैं, एक का नाम है ग्रेडियंट ऑफ f एट द पॉइंट p नोट, एक का नाम है ग्रेडियंट ऑफ g एट द पॉइंट p नोट, ठीक है। 2 सरफेसेस आपके पास मिल रही हैं, ठीक है। इसको मैं p नोट का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर भी p नोट का कहा था, क्योंकि अब मैं बार बार इन सारों को नहीं पढ़ सकता, x नोट, y नोट, z नोट, तो हम इसको जनरल अज्यूम कर लेते हैं, इट इज p नोट। तो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट p नोट एंड ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट
ग्रेडियंट ऑफ द जी एट द पॉइंट पी नोट। तो दो सरफेसेस आ रही हैं, ये दोनों नॉर्मल है, ये नॉर्मल है एफ सरफेस के, और जबकि जो ठीक है, यहाँ पे दो सरफेसेस हैं, एक का नाम एफ है और एक का नाम जी है। ठीक है, ये दो सरफेसेस हैं। आपने क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस निकालनी है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक सरफेस एफ है और एक सरफेस जी है। ठीक है, और जो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमारे पास दो नॉर्मल मिल रहे हैं। एक पहला नॉर्मल ये मिल रहा है, ये जो नॉर्मल है वो इस सरफेस का नॉर्मल है, यानी एक नॉर्मल आपको ये मिल रहा है ग्रेडियंट ऑफ एफ। जाहिर बात है ग्रेडियंट ऑफ एफ है तो वो नॉर्मल होगा सरफेस एफ के। ठीक है, और किस पॉइंट के पे, एट द पॉइंट एक्स नोट वाई नोट जी नोट। इसी तरह दूसरा है ग्रेडियंट ऑफ जी, वो नॉर्मल होगा सरफेस जी के। ठीक है, एट द पॉइंट एक्स नोट वाई नोट। तो हम करेंगे क्या, thus if the curves of intersection are smoothly parameterized then its unit tangent vector t at the point x naught will be orthogonal to the both gradient of f and gradient of t। वो कहता है कि अगर आपने करना यह है कि अगर आपने यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है, अगर आपने यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है एट पॉइंट